मैं आज चैलेंज करके कहता हूँ, सामने में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। स्ट्राइक रेट की बात तो छोड़िए, 25% भी उसका एमएलए जीत के नहीं जाएगा। बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है और ये स्थिति विधानसभा के चुनाव में भी होने वाला है। तो मेरा नाम भी, मेरे परिवार का नाम, मेरे पिताजी का नाम भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम जाता है। के खिलाफ में और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ में मैं बिल्कुल फूकूंगा और मैं इसे घोषणा करूंगा कि गठबंधन अब की बार नीतीश कुमार नहीं, कि हमको चाहिए जिताऊ उम्मीदवार और हमको चाहिए टिकाऊ उम्मीदवार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 100 में से 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट में से 90 भाग हमारा है। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। तो आइए फिर सीधी बातचीत पशुपति पारस से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी धन्यवाद। ये नारा मेरा नहीं है, लगातार आप ये कहते हैं। मैं कहा हूँ, इसलिए कहा कि मैं डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का हम लोग शिष्य हैं और उस समय डॉक्टर लोहिया का नारा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस समय नारा था, जबकि उस समय आबादी कम थी। उस समय 40-42 करोड़ आबादी थी। आज पूरे देश की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है। तो उस समय में डॉक्टर लोहिया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या जयप्रकाश नारायण जी या कर्पूरी ठाकुर जी को एहसास नहीं हुआ होगा कि 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद इस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो जाएगा। उस समय उन्होंने नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60 और बहुत सा नारा दिया था, लेकिन उस नारा को मैं आपको नहीं कहूँगा। तो उनका नारा था ये, चूँकि हम लोग आंदोलन से आए हुए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 77 के आंदोलन के उपज हैं, तो उनका जो नारा था, डॉक्टर लोहिया जी का जो नारा था, मैंने डॉक्टर लोहिया जी का भाषण सुना था, मैं खुद सुना था उस पर। तो वो नारा का चरितार्थ हुआ और आज हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, उसको 100 में 90% मिलना चाहिए। और जनगणना के आधार पर भी 75% आरक्षण की सुविधा दी गई है। वो भी, उसकी भी मांग को हम कम मानते हैं, क्योंकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है वो टेबल पर बैठ के हुआ। अच्छा जी, टेबल पर बैठ के? हाँ, सचिवालय में बैठ के हुआ है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारा जात है पासवान, जिसको दुसाध कहते हैं। पासवान समाज की आबादी बिहार में मतदाता संख्या जो है 7 से 7.5% है और इन लोगों ने सचिवालय में बैठ, चुके पासवान वोट नहीं देता है एनडीए को, मैंने नीतीश कुमार जी को, सचिवालय में बैठ के लोग 5% आबादी कर दिया। ये गलत है। मैं इसकी भी मांग करता हूँ कि दोबारा जनगणना, जातीय जनगणना होना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आज हम लालगंज में मौजूद हैं और हमने देखा कि पारस जी यहाँ पर आपका गर्दा स्वागत हुआ है, खूब खुशी दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में, क्या कहिएगा? देखिए, कर्म प्रधान होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है। हम लोगों की ट्रेन खुल गई। जी जी। भाजपा ने जो हरी झंडी दिखलाया, एनडीए के लोगों ने जो हरी झंडी दिखलाया, उसमें हम लोग को टिकट रहते हुए ट्रेन से वंचित कर दिया, मैंने टिकट से वंचित कर दिया। इग्नोर कर दिया। लेकिन यदि वो सर्वे करा लिया होता, यदि वो सर्वे करा लिया होता कि पारस जी का हाजीपुर में क्या है, क्या जो हमारे 5 सांसद से क्या है, तो निश्चित रूप से उसको पुनर्विचार करना पड़ता। आज जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है, उसका स्ट्राइक रेट 100% नहीं है। वो हमारी पार्टी की देन है, क्योंकि उसमें हम लोग 30 वर्ष से साथ में थे, 20 वर्ष से साथ में थे और लोकसभा में हाँ साथ में थे। हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत किए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और हमारी पार्टी का संगठन था कि स्ट्राइक रेट हुआ। लेकिन आपको मैं आज चैलेंज करके कहता हूँ, सामने में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। स्ट्राइक रेट की बात तो छोड़िए, 25% भी उसका एमएलए जीत के नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको मैं पूछूंगा चुनाव के बाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि फुस हो जाएगा एलजेपी? आपने अभी देखा नहीं खगड़िया में? खगड़िया के सांसद और
जेडीयू के? जदयू के विधायक और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद में कितना तू में हो रहा है। और साक्ष्य दिया है खगड़िया के विधायक, परबत्ता के विधायक ने, कि आपने 10 करोड़ रुपया लेके टिकट दिया। मैं देखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पूरा मार्केट में ये बात आया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी लोग हैं तो टिकट दिया गया है, किसी वर्कर्स को नहीं दिया गया, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है और ये स्थिति विधानसभा के चुनाव में भी होने वाला है। अच्छा, आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आपको बता देंगे हम। अच्छा, आपको क्या लगता है पारस जी, क्या आपको भी लगता है कि एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है? अब मैं एनडीए की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एनडीए में नहीं हूँ। मैं आर.के. सिंह का बयान भी आपने सुना होगा। मैं अपने दल की बात करूंगा। हाँ, आर.के. सिंह जी का जो बयान है वो तो 100% सही है। सही है। यदि एनडीए के लोगों ने गद्दारी नहीं किया होता हाँ, तो आर.के. सिंह बिहार के सबसे ईमानदार मंत्री माने जाते थे। अब वहीं से बगल में काराकाट से आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़े, तो ये 2 जगह उसका प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। आर.के. सिंह यहाँ प्रभाव पड़ा और उपेंद्र कुशवाहा जी के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा और नतीजा हुआ कि दोनों अच्छे लीडर बिल्कुल। लोकसभा जाने से वंचित हो गए। इसलिए आर.के. सिंह जी का जो बयान है वो 100% और उपेंद्र कुशवाहा जी का के साथ जो अन्याय यानी कि सब ऑल इज वेल नहीं है। हाँ नहीं है, 100% नहीं है। उसी में आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं, हाँ, हाँ, बहुत से ऐसे लोगों पर आरोप था जिसको टिकट दिया भाजपा। बिल्कुल। बगल में आपको क्या नाम है उनका, तिवारी जी, क्या नाम है, उनको टिकट से वंचित किया गया। बहुत से लोगों को टिकट दिया है। अश्विनी चौबे, नहीं मिली उनको। अश्विनी चौबे जी को टिकट से वंचित किया गया। ये आपके मोतिहारी की हैं महिला, क्या नाम है, रामा देवी जी, रामा देवी जी को टिकट से वंचित किया गया। हमारे 5 सांसद को टिकट से वंचित किया गया। उसी का तो नतीजा है कि 10 का नुकसान हो गया। 10 का नुकसान हुआ। हम्म, दलित वोट चुके हम लोग चुप थे, इसलिए एलएलजेपी को मिल गया। लेकिन 35 जगह बिहार में दलित वोट भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं मिला। यदि भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को मिलता तो रामकृपाल यादव पटना से एमपी हो जाते। औरंगाबाद मीसा भारती नहीं जीती। औरंगाबाद में ये अभय कुशवाहा नहीं आराम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये 10 को सीट जी जो एनडीए की तरफ से जो पराजित किया गया है, ये गलत नीति और नियत के चलते और दलित के अपमान के चलते ऐसा हुआ। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है पारस जी कि बीजेपी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार के साथ खेला करने की तैयारी कर रही है, आपको लगता है? अरे जब 2 बार 3 बार खेला हो गया, चौथा बार काहे ना होगा? बीजेपी अपने लाडले मुख्यमंत्री के साथ खेल कर सकती है। लाडले मुख्यमंत्री क्या बोले, क्यों बोल रहे हैं, उसमें भी एक रहस्य है। उसमें भी रहस्य है। अच्छा, क्या है? एक बात जान लीजिए कि देहात में कहावत है कि काठ का हंडी एक बार चढ़ता है और यहाँ 2 बार चढ़ चुका है। जब 2 बार काठ का हंडी चढ़ चुका तो तीसरी बार क्यों नहीं चढ़ेगा? राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। इसलिए उसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है और महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति हो सकती है। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में हो सकता है, होना तय है, 100% तय है। क्या बोल रहे हैं आज आप? अब आपको बता देंगे, विधानसभा चुनाव के बाद आपको आवाज हो जाएगा, पता अच्छा, आपने सुना नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, क्या कुछ कह दिया, साफ साफ कह दिया कि एनडीए पिताजी को सीएम फेज घोषित करे। अच्छा तो बेटा पिताजी की बुराई नहीं करेगा तो बेटा पिताजी की बुराई करेगा? खून का रिश्ता होता है ना जी। किसी का भी बेटा अपने फादर के विरोध करेगा? नहीं करेगा। तो वो तो स्वाभाविक बात है। वो लड़का है, निशांत कुमार है, अच्छा लड़का है। हाँ, तो उन्होंने कहा वेलकम कर रहे हैं आप भी राजनीति में? मैं एकदम 100% वेलकम कर रहा हूँ। तो कहाँ ये फकर बट है जी। जब कोर्ट में जो काम करता है जज है, तो जज का बेटा जब जज होगा, पुलिस का बेटा जब पुलिस बनेगा, तो राजनीति करने वाला का बेटा कहाँ जाएगा? राजनीति करेगा, यानी कि पशुपति पारस के बेटे यश राज भी राजनीति पहले सुनिए। पूरे देश में भाजपा के लोगों के द्वारा नारा लगाता है कि परिवारवाद। तो हमको ये बता दिए भाजपा के लोग कि भाजपा में कितना सांसद है जिसके बेटे को टिकट दिया गया?
देश के जो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं उनके बेटा को भी सांसद टिकट दिया गया है। बिहार के भी लोग हैं जिनके बेटा को टिकट दिया गया है। तो बैगन जो है जजमान के लिए बातर है, पंडित जी के लिए बातर नहीं है। अरे परिवारवाद आप उसको कह सकते हो जो पिछले दरवाजे से आता है। कोई मुख्यमंत्री है, भारत सरकार का मंत्री है, भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्टर है, और अपने बेटा को पिछले दरवाजे से राज्यसभा में भेज दिया, पावर उसके हाथ में है, वो परिवारवाद हुआ। और हमारा परिवार, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुदूर गांव में पैदा लेने वाला जामुनदास, स्वर्गीय जामुनदास हमारे पिताजी का नाम था, और 3 लाल उन्होंने पैदा किया, और हम 3 भाई, और तीनों भाई का 2 बेटा, कारण चाहे जो भी हो। हमारे परिवार से 5 सांसद निर्वाचित हुए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, जनता के प्रतिनिधित्व किया। और गिने, चूंकि हम दलित परिवार से आते हैं, आज यदि हम ऊंची जाति के लोग रहते हैं तो मेरा नाम भी, मेरे परिवार का नाम, मेरे पिताजी का नाम भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम जाता है। लेकिन चूंकि दलित परिवार से आते हैं, इसीलिए हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नहीं गया। तो मैं इसको परिवारवाद नहीं कहूँगा, जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। यानी कि यश राज भी आ रहे हैं राजनीति में? क्यों नहीं आवे? अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। अलौली से लड़ेंगे पर चुनाव? सुन लीजिए, हमारी पार्टी का 15 अप्रैल को बैठक है, नेशनल सेक्रेटरी की बैठक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उसमें सामूहिक रूप से जो निर्णय होगा, यशराज ही नहीं, बहुत से उम्मीदवार के बारे में निर्णय होगा। उन निर्णय को हम आपके बीच में, बिहार की जनता के बीच में हम उजागर कर देंगे। चलिए, उजागर कर दीजिएगा। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, 14 अप्रैल को बड़ा ऐलान भी कर दीजिएगा। मैं तो आज मन से किया हूँ। हाँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हाँ। के जयंती 14 अप्रैल को है, और पटना के किस्म अभी जगह हमको आवंटित नहीं हुआ है, जहाँ कहीं भी होगा, बापू सभागार हो, किस्म हॉल हो, या और कई जगह है, हम बहुत जबरदस्त रैली करेंगे, चौकीदार दफादार जी। और पासी समाज के लोगों के साथ। जो बिहार सरकार ने अन्याय किया है, उसके अधिकार का हनन किया है, मैं इसके खिलाफ में, और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ में मैं बिगुल फूकूंगा, और मैं इसकी घोषणा करूंगा गठबंधन अब की बार नीतीश कुमार नहीं है। और ये भी तो बताइएगा मन से कि इस बार गठबंधन किसके साथ? लालू तेजस्वी को ओके कीजिएगा? वो तो समय में बताएगा जी कि हम अकेले लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। देखिए, राज को थोड़ा राज रहने दीजिए, राज को मत खोलिए। पर्दे के अंदर जो चीज है उसको पर्दे के अंदर, पर्दा ना उठाइए। पर्दा न उठाइए, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अगर आप महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी आरएलजेपी को? मैंने अभी भाषण क्या दिया कि हमको चाहिए जिताऊ उम्मीदवार और हमको चाहिए टिकाऊ उम्मीदवार। तो जो मेरे पास में जो हमारा वर्कर्स है, देखिए तेजनाथ यादव जी हमारे पार्टी के स्टेट के उपाध्यक्ष हैं, ये भी हमारे उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये भी आपके हाँ, प्रत्याशी हैं? हाँ, बराड़ा से उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा, इस टाइप से हम लोग खोजेंगे। टिकाऊ है ना? 100% टिकाऊ भी है, और जिताऊ? और जिताऊ में कोई संख्या नहीं है, कोई शंका नहीं। जिताऊ भी है और टिकाऊ भी। कितनी सीट? वो तो समय की बात है, समय आने दीजिए ना। हाँ। अभी भोजन नहीं किया, भूख लगा हुआ। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने, इशारों में बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।